हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सीबीएसई का 2023 सेट 1 है। 65C1 इसका कोड है। तो इसका हमने सेक्शन ए और बी डिस्कस कर लिया था। तो जिन बच्चों का भी ये सेट आया है वो अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर यूज़फुल है। तो वो भी इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिए। कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। तो देखिए, ये सेक्शन ए की अगर आप आंसर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेक्शन ए भी कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आज हम इसका सेक्शन सी करने वाले हैं। तो देखिए, बाकी कमेंट करके बताइए जिन बच्चों का एग्ज़ाम होगा कितने आंसर्स आपके सही आए हैं, अभी तक कैसा गया एग्ज़ाम। सेक्शन बी भी हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम इसका सेक्शन सी कर रहे हैं। चलिए 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। इवैल्यूएट करना था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रल का 0 to π/2 x sin x अपॉन x sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x dx। तो देखो, इसमें हमें पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्रॉपर्टी तो लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो सबसे पहले तो जब भी हमें 0 to π/2 लिमिट दी होती है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादातर लगाते हैं ना। यानी कि जहाँ π/2 जब भी हो तो हमें क्या लगाना होता है, एफ एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स होगा ना उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम a माइनस एक्स, a हमारा π/2 है ना, a क्या है हमारा π/2, तो हम a माइनस एक्स करना चाहते हैं तो π/2 माइनस एक्स, यानी x को किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स से। x क्या है मेरा, x है, और तो x की जगह हमें क्या लिख देना है, π/2 माइनस एक्स। तो जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, π/2 माइनस एक्स। साइन x की जगह भी क्या लिख दिया, π/2 माइनस एक्स। कॉस x की जगह भी क्या लिख दिया, π/2 माइनस एक्स। तो x को हमने π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो इंटीग्रेशन इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल रहता है। अब देखिए, आपको पता है साइन π/2 सबको जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सब में रख दिया ये। अब ये साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स के इक्वल, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, सेम ऐसे यहाँ भी कर दिया। और ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ तो बाहर कुछ साइन कॉस नहीं है ना, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, इसका π/2 भी इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और x भी इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इंटू हो रही है ना, ये पूरी ब्रैकेट इस पूरे से इंटू हो रही है। तो इसका मतलब ये π/2 भी पूरे से इंटू होगा और माइनस एक्स भी इस पूरे से इंटू होगा। तो इससे क्या होगा कि आप सेपरेट कर लेना, π/2 को पहले इस पूरे से इंटू करके यहाँ लिख दो और फिर माइनस एक्स को भी इसके साथ यहाँ लिख दोगे। अब आपको ये क्या दिख रहा है, वापस वही तो आ गया जो आप लेके चले थे। क्या लेके चले थे आप, आई लेके चले थे, है ना, और ये वापस हमको आई ही मिल गया। तो माइनस आई मिला है, तो ये आई यहाँ माइनस आई यहाँ आएगा तो आई के साथ प्लस होके 2i बन जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी में ज़्यादातर 2i ही बनता है। अब देखो, ये अब आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसको तो हम वहाँ ले जा चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये वाला, कि जब आपका cos x sin x और अपॉन में cos 4x प्लस sin 4x होता है तो कैसे करते हैं, क्योंकि π/2 तो कांस्टेंट है उसे तो आप बाहर ले सकते हो। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था, बट बाद में ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही बन गया आपका। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। यहाँ से देखो, एक ये तरीका है और जो मैं एक और तरीका बताऊँगी वो थोड़ा ईजी तरीका होता है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, तो एक बार देख लो इसे भी। तो अब देखो, यहाँ पे हमें cos x sin x अपॉन cos 4x sin 4x दिख रहा है। तो जब भी cos और sin होते हैं तो हम किसी एक को t मान लेते हैं। तो सबको पता है यहाँ 4 है तो हम sin स्क्वायर x को t मान लेंगे। तो जिससे ये cos x sin x, देखो इसकी डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि जब इसे t मानते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो ये 2 sin x cos x आ जाएगा, 2 चेन रूल लग जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर sin x पे एक पावर लग जाएगी, फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन करके 2 sin x cos x आता है, और t का करोगे तो dt आएगा, और साथ में t का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ dx आता है, बट ये dx यहाँ भेज देते हैं। तो यानी कि sin x cos x dx हमको चाहिए था ना, sin x cos x dx, तो वो हमारा ये 2 यहाँ आ गया अगर, तो हाफ dt के बराबर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन तो लगाना आता ही होगा इतना बहुत आपको। तो ये sin x cos x dx तो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ dt। तो हाफ तो हम बाहर ले लेंगे
और डी टी अंदर ले लेंगे। और इसको हमने साइन 4x, अगर साइन स्क्वायर एक्स को टी माना है तो साइन 4x को हम टी स्क्वायर लिख देंगे। और कॉस 4x, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने टी मान रखा है। और फिर कॉस 4 करना चाहते हो तो स्क्वायर पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो यानी कॉस 4x को हम ये रख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये रख दिया और टी इसको टी स्क्वायर रख दिया। अब ये देखो, अभी हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ भी टी वेरिएबल है और यहाँ भी टी वेरिएबल है ना, तो अभी नहीं बनाया जा सकता। तो पहले तो हमें इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो हम इसे पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे और इसे एज इट इज़, और फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2t प्लस 1। अब यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना मुझे लगता है आता होगा, क्योंकि जब भी नीचे क्वाड्रेटिक बनती है तो आपको कैसे सॉल्व किया जाता है कोई भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ के स्टेप आप खुद भी देख सकते हो। पहले इसको हम 2t स्क्वायर था ना, तो 2 हटाएंगे, क्योंकि टी स्क्वायर को सिंगल करना होता है, तो 2 से हमने सबको डिवाइड किया है, 2 से सबको डिवाइड किया, तो ये 1/2 बन जाएगा जब डिवाइड करोगे। और अगर 2 से डिवाइड किया है आपने तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया होगा, है ना, तभी तो ये 2 से डिवाइड किया होगा। यानी या आप कह सकते हो 2 आपने बाहर कॉमन लिया होगा, 2 क्या लिया होगा, कॉमन लिया होगा, और जो 2 कॉमन आपने लिया होगा वो 1/2 बन के बाहर आ जाएगा, है ना। तो 1/2 बाहर आ गया, ये 2 से डिवाइड होकर टी स्क्वायर बचेगा, ये टी बचेगा, ये हाफ बचेगा। अब आपको ये जब भी क्वाड्रेटिक आपको नीचे दिखे तो आपको इसे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये तो सबको आता ही होगा, टी पे स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये सिंगल टी है तो टी पे स्क्वायर। फिर 2ab बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तो एज इट इज़ हम अपनी तरफ से लेंगे, ये a हमारा ये है टी, और हम सोचेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करें कि 1t आ जाए। तो यानी कि हम क्या करेंगे, t को 2t से डिवाइड कर देंगे। तो t को अगर हम t को 2t से डिवाइड करें तो देखिए t को जब भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना हो तो पहले तो इस पे स्क्वायर लगाएंगे, फिर हम इसको 2ab बनाने की कोशिश करेंगे। 2a तो हमें मिल गया, t है, b हम क्या रखें कि ये t आ जाए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो भी यहाँ होगा उसको इस 2t से डिवाइड करते हैं, तो ये t से t कट गया, 1/2 दिया, यानी 1/2 हमें यहाँ एक्स्ट्रा n2 करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करेंगे तो यही t मिल जाएगा ना। और ये जो 1/2 हम यहाँ मल्टीप्लाई में लाए हैं, इसी का स्क्वायर हमें प्लस करना होता है और इसी का स्क्वायर माइनस करना होता है, और फिर ये तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपका देखो, यहाँ से यहाँ तक आइडेंटिटी बन जाती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, a t है और b आपका हाफ है, और माइनस ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स बन गए हैं इनको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये 1/4 आ जाएंगे। अब आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो सबको आता ही होगा, है ना, तो इसका हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। अब ये आइडेंटिटी बन गई, ये वाली आइडेंटिटी बन गई, ये dx एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आया ना, तो ये आइडेंटिटी बनी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की। इसकी आइडेंटिटी होती है 1/8 tan इनवर्स x/a। तो हमने कुछ नहीं किया है, ये पहले तो देखो π/8 बना था, अब ये 2 भी तो था यहाँ पे, तो ये 2 डिवाइड में चला गया, तो ये π/16 बन जाएगा। उसके बाद आपने ये आइडेंटिटी बना दी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की, तो ये tan इनवर्स x अपॉन a एंड 1/a भी आता है, आइडेंटिटी में क्या आता है 1/a, तो 1/a क्या है आपका हाफ, 1/4 था तो 1/2 का स्क्वायर, तो a क्या है आपका हाफ, ठीक है, हाफ मतलब उल्टा हो गया 2 बन जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा, तो फिर से π/8 बन जाएगा। बट इसमें आप पहले अपर लिमिट लगाना इस पूरे पे और फिर लोअर लिमिट लगाना। तो जब आप ऐसा करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका π²/16 आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, बट ये बहुत लेंदी तरीका है, तो बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकती है। तो मैं यहाँ से ना, जहाँ तक हमारा ये आया था, ये आ गया था, जो मैंने कहा था ये NCERT का ही क्वेश्चन है। तो एक तो ये तरीका है जो हमने अभी इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा के किया। एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, उस तरीके को भी समझ लीजिए, वो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया था कि 2i हमारा ये आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, जब भी कॉस और साइन दिखे ना हमें, तो हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबको पता होगा। तो 10 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 10 बनाना, इसको साइन अपॉन, क्योंकि 10 आपको पता है ना साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस को हम क्या कहते हैं 10 कहते हैं, इसको 10 कहते हैं। तो अगर साइन को 10 कॉस से डिवाइड कर दूं तो 10 बन जाएगा। अब देखो मैक्सिमम साइन तो 4 तक है, तो हम कॉस 4 से ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है उस वहाँ तक पहुँचने के बाद। यहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे उसके बाद का तरीका ये, जब 2i आपका ये आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको cos 4x से डिवाइड करेंगे। तो देखो cos 4x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको करेंगे तो tan 4x आ जाएगा। अब देखो इसको करोगे तो कुछ सोचो, cos x अब sin x है आपका, और डिवाइड किससे कर रहे हो आप, किससे कर रहे हो, cos 4x से डिवाइड कर रहे हो। तो जब आप cos 4x से डिवाइड करोगे तो एक cos तो कट जाएगा, cos कितना बच जाएगा, cos 3 बच जाएगा। ठीक है, अब cos 3 को आप कैसे, cos 3x को कैसे करोगे, एक साइन के साथ तो आप ना एक cos लिख दोगे, और इसके अलावा दो जो cos स्क्वायर बचेगा एक्स्ट्रा वो तो नीचे अलग से आ जाएगा, है ना। तो साइन बाई कॉस तो क्या बन जाएगा आपका 10, और 1 बाई कॉस कर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर। ऐसा आपने क्यों किया है, क्योंकि अब आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है 10 अगर मैं t मान लूँगी, 10 देखो यहाँ सेक स्क्वायर है ना, तो 10 स्क्वायर को अगर हम 10 4 है तो 10 स्क्वायर को तो कम से कम मानना पड़ेगा। 10 स्क्वायर एक्स को अगर मैं टी मान लूँगी तो इसका अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, ये इसको टी माना तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो चेन रूल लग जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, फिर 10x पे एक पावर कम हो जाएगी, और फिर 10x का दोबारा से सब डिफ्रेंशिएशन कर दोगे सेक स्क्वायर, और t का हो जाएगा dt। तो आपको क्या दिख रहा है, इसको t मानने से आपका जो ऊपर वाला टर्म है ना पूरा वो dt बन चुका है ना, बस एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ये पूरा dt बन चुका है, ये तो हमें चाहिए था dt की फॉर्म में। तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई 10 4 को t माना था, 10 स्क्वायर को t माना था, तो सोचो 10 4 कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये पूरा जो है हमारा dt बाई 2 बन जाएगा। तो ये 1/2 हम बाहर ले लेंगे, तो ये 1/2 अगर हम बाहर ले लेंगे तो π/8 बन जाएगा, है ना। और इसके अलावा ये dt/1 + t स्क्वायर तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन गया है। dx/1 + x स्क्वायर का tan इनवर्स क्या होता है, t तो होता है, जब dx/1 + x स्क्वायर होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है ना। तो यानी ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर देखो जब हम क्वेश्चन जब हमारा x पे था तो जब हमारा क्वेश्चन x पे था तो लिमिट कुछ और थी, बट अब हमने t पे ले आए इसको सब्स्टिट्यूशन लगा के, तो लिमिट भी चेंज होगी ना। तो देखो जब x मेरा लोअर लिमिट 0 था, x 0 था, तो उस टाइम पे अगर x 0 था तो t की वैल्यू उस टाइम पे कैसे निकालोगे, x की जगह यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन आपने लगाई है वहाँ पे x की जगह अगर आप 0 रखते हो तो सोचो 10 स्क्वायर 0 कब कितना आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टी भी कितना आ जाएगा 0। तो जब x 0 है तो टी भी 0 है। बट अगर x मेरा अपर लिमिट π/2 है तो x को अगर मैं यहाँ π/2 रखती हूँ तो x को π/2 रखने से इसमें जब हम रखेंगे तो 10 π/2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा, स्क्वायर लगा है ना, तो t इनफाइनाइट पे चला जाएगा, यानी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब 0 से π/2 नहीं रहेगी। जब आपने t में क्वेश्चन चेंज किया तो लिमिट 0 से किस पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर लो कि आपका tan इनवर्स t आ गया, t को आप वापस ना tan स्क्वायर x में t की जगह दोबारा यहाँ tan स्क्वायर x रख दो, तो चाहे फिर आप लिमिट मत चेंज करना, तब आप यही वाली लिमिट लगा देना। बट मैंने क्वेश्चन t पे ही रहने दिया है तो t पे ही मैंने लिमिट को x के अकॉर्डिंग, जब x ये था तो इस पे रख दो तो मेरे को t की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी x फिर से मैं अपर लिमिट रखूँगी इस पर तो मेरे को t की फिर से वैल्यू मिल जाएगी, तो लिमिट 0 to इनफाइनाइट चली जाएगी। एक बार पहले अपर लिमिट लगानी होती है t की जगह, तो tan इनवर्स t की जगह t की जगह क्या लगाऊंगी, इन्फिनिटी, और आपको पता है इन्फिनिटी कब आता है, 10 π/2 में, तो 10 से 10 कट गया, π/2 बच जाएगा। सेम ऐसे tan इनवर्स 0 कब आएगा, 0 पे आएगा। तो इन्वर्स तो वाले फंक्शन आपको आते होंगे, पहले अपर लिमिट और फिर माइनस फिर लोअर लिमिट t के प्लेस में रखनी है। अब आपका यहाँ सॉल्व करके π/2 आया, ये भी बाहर चला जाएगा, तो पाई स्क्वायर और 2 4 जा 8 2 जा 16, तो यही आंसर तुम्हारा उस मेथड से भी आया था। तो ये मेथड आपको अगर इजी लग रहा है तो आप इससे अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ जो पीछे वाला था, जो फर्स्ट मेथड बताया था मैंने, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी का चॉइस वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉडुलस के फॉर्म में जब इंटीग्रेशन निकालनी होती है तो कैसे करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता है, आपको पता है 1 से 3 और जब भी मॉडुलस हो तो आपको ना
इस 1 से 3 पे बीच का एक स्प्लिट चाहिए होता है। तो देखो ये स्प्लिट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो स्प्लिट कहाँ पे होगा, ये फंक्शन 2 पे। तो हम मॉडलेस फंक्शन को 1 से 2 और 2 से 3 पे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब लेकिन 1 से 2 पे हम ये थोड़ी ना लेंगे, ये कुछ और आएगा। ऐसे 2 से 3 पे भी ये थोड़ी ना आएगा, कुछ और आएगा। तो वो कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको मॉडलेस के ये फॉर्मूले आने चाहिए। तो आपको जैसे पता होना चाहिए, अगर x-1 जो है, ये जो अंदर है मॉडलेस के, अगर मैं ये लेस देन 0 लूँ तो ये जो पूरा मॉडलेस के अंदर टर्म मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। और अगर वो हम x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले तो ये जो पूरा टर्म है अंदर का वो प्लस में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि x-1 लेस देन 0 का मतलब x की वैल्यू लेस देन 1, यानी डोमेन अगर x लेस देन 1 है तो ये वाला रेंज मिलेगा या ये फंक्शन मिलेगा। ये डोमेन ले रहे हैं हम और ये क्या मिल रहा है हमको, फंक्शन मिल रहा है। और अगर ये वाला डोमेन ले, इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमें ये फंक्शन मिल जाएगा। सेम ऐसे ही हम x-2 के लिए भी करेंगे। अगर x-2 को लेस देन 0 ले या x लेस देन 2 ले तो ये नेगेटिव मिलेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 ले तो ये पॉजिटिव मिलेगा। अब क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेनी, एक बार 1 से 2 और एक बार 2 से 3। तो देखो वैसे तो ये वाला भी बन रहा है, x लेस देन वाला केस भी बन रहा है ना, उसमें ये नेगेटिव आ रहा है, बट हमें ये केस नहीं लेना है क्योंकि हमें 1 से 2 और 2 से 3 वाला केस ही लेना है। चलो ये भी मैं बता देती हूँ, बट लेना ये 2 ही केस है। तो x लेस देन 1 में अगर x लेस देन 1 है तो ये फंक्शन कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। और x लेस देन 1 में ये वाला कैसा x लेस देन 1 में ये तो नेगेटिव मिल रहा है ना, और ये वाला कैसा मिल रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि फंक्शन तो पूरा इससे बना है। अगर मैं x लेस देन 1 के लिए डोमेन के लिए फंक्शन देखना चाहती हूँ तो ये तो नेगेटिव मिला, और ये कैसा मिला, ये कैसा मिला। देखो अगर ये x लेस देन 2 में नेगेटिव मिल रहा है तो ऑब्वियसली लेस देन 1 पे भी ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो लेस देन 1 पे ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। बट अगर हम 1 से 2 की बात करते हैं तो देखो जब x1 से बड़ा हो गया, x1 से बड़ा हो गया तो x1 से बड़े पे ये कैसा मिल गया था, पहला वाला ये आपको पॉजिटिव मिल गया था। बट x लेस देन 2 में ये कैसा मिला था, दूसरे वाला ये नेगेटिव मिला था। तो ये आप याद ही रख लेना, जब भी आपको 1 से 2 पे देखना हो तो ये तो नेगेटिव मिलेगा, 1 से 2 पे ये तो पॉजिटिव मिल जाएगा, बट ये वाला नेगेटिव मिल जाएगा, ये याद रखा करो, है ना। ऐसे ही 2 से 3 पे जब आप करोगे, 2 से x बड़ा है ना, तो x 2 से बड़ा है तो देखो x अगर 1 से बड़ा है तब भी ये पॉजिटिव मिल रहा है, पहले वाला। और बल्कि x 2 से बड़ा है तो ये वाला भी कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो ये याद ही रखो आप कि जब ये 1 से 2 पे आप देखोगे तो ये वाला तो पॉजिटिव होता है बट ये वाला नेगेटिव होता है ना। ये वाला लेने की खास ज़रूरत नहीं होती है, वो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिया। तो 1 से 2 पे हमने इस मॉडलेस की लिमिट को क्या किया, स्प्लिट कर दिया 1 से 2 और 2 से 3। 2 पे ही क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है। अगर यहाँ मान लो 1 और यहाँ 3 होता और यहाँ 1 से 4 होता तो हम स्प्लिट किस पे करते, 3 पे करते। 1 से 3 और 3 से 4 या 5 जितने पे भी ये लास्ट लिमिट जाती। तो इसके बाद हमें 1 से 2 पे ये, जब हम 1 से 2 पे करते हैं तो ये वाला पॉजिटिव मिलता है बट ये वाला नेगेटिव मिलता है ना, यही तो हो रहा है। और 2 से 3 पे दोनों पॉजिटिव मिल जाते हैं, समझ आ गया। तो जब देखो 1 से 2 पे आपको ये वाला फंक्शन लेना है और 2 से 3 पे आपको ये वाला फंक्शन लेना है। अब इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा सॉल्व करेंगे, अंदर माइनस जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x कट जाएगा, 1 सिर्फ 1 आ जाएगा। फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो फंक्शन आ जाएगा आपका 2x - 3। तो जब आप 1 से 2 पे ले रहे हो तो फंक्शन क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। तो 1 से 2 पे ये पूरा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और 2 से 3 पे ये पूरा किसके बराबर है, 2x - 3 के। अब तो इंटीग्रेशन करना आसान हो गया क्योंकि मॉडलेस आपके हट चुके हैं, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, 1 से 2। 2x - 3 का इंटीग्रेशन पहले इसका कर दो और फिर इसका कर दो। 2x का करोगे तो 2 बाहर, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो 2x का अलग इंटीग्रेशन करना है और 3 का अलग करना है, क्योंकि ये तो हमारा इसको बस सिंप्लीफाई करके ये आया है ना, अभी तो इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है। तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। 2x का करेंगे तो 2 बाहर, और x पे एक पावर है तो एक पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में, और जो पावर यहाँ आती है वही नीचे आती है। तो रूल पता ही होगा, 2 से 2 कट गया। ऐसे 3 पे सिर्फ इंटीग्रेशन है तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन किस पे लग जाएगा, 1 पे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो यानी 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x आ जाएगा। और 2 से 3 आपकी क्या लगी है, लिमिट लगी है। आप सबको पता है
पहले इस पे अपर लिमिट लगाते हैं, एक्स की जगह 2 रखेंगे और फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर में पहले 3 पुट करो तो 9 हो जाएगा, और फिर अभी ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, इस पूरे पे पहले 3 रखना है। तो एक्स स्क्वायर पे रखा 9 और 3x पे रखा तो 3 3 जा ये भी 9 ही हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं एक्स पे, जहाँ जहाँ एक्स होता है। तो 2 पे स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, और 2 इस 3x पे रखा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 9 - 9 तो 0 हो जाएगा, और 4 - 6 आपका +2, वैसे तो -2 का, पर बाहर माइनस है तो +2 हो जाएगा। अब ये बाहर 1 है और ये 0 + 2 है ना। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो किस किस बच्चे का 3 आंसर आया बताइए, और ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और ये x1 की वैल्यू और y1 रखना था और x 0 रखना था। तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोचो किस मेथड से सॉल्व होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है, एक हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो जब एक्स वाई ना मिक्स होते हैं, ठीक है, एक्स वाई आपके एक साथ होते हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं लगती है। तो ये वाला आपका ना किससे होगा, होमोजीनियस से। तो ये वाला इक्वेशन करने का तरीका आपका होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में आपको प्रूव नहीं करना है इसमें होमोजीनियस है कि नहीं, आपको जस्ट इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो क्या करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, y को vx रख लेते हैं। अगर dy/dx वाला है तो y vx होता है। तो यहाँ पे हम y का डिफ्रेंशिएशन कर, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का करेंगे dy/dx। अब v और x मल्टीप्लाई में ना, तो u और v वाला प्रोडक्ट रूल लगाओ, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। तो v का डेरिवेटिव करा, पहले चाहो तो v का डेरिवेटिव कर लो। तो पहले मैंने कुछ भी u v मान सकते हो ना, तो मान लो इसे u मान लिया और इसे v मान लिया। तो पहले इसका डेरिवेटिव क्या 1 आ जाएगा और v एज इट इज़, फिर प्लस अब क्या ये एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करो x की रिस्पेक्ट में करोगे तो dv/dx आ जाएगा। तो ये याद भी रखा करो, dy/dx ये आ जाता है जब हम y को vx लेते हैं। तो अब ये जो dy/dx आया है, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ था उसमें हम dy/dx की जगह ये पुट कर देंगे ये पूरा। तो यहाँ पे रख देंगे जहाँ dy/dx है, और ये एज इट इज़ रखेंगे, बस थोड़ा बहुत जो सब्स्टिट्यूशन है वो लगा देंगे। x y की जगह क्या रख दोगे vx, फिर x तो ऐसी एज इट इज़, y की जगह फिर से क्या रख दोगे इस पर vx, तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर सब पे इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका ना एक्स स्क्वायर यहाँ से हट जाना चाहिए, अगर नहीं हट रहा है तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो देखो एक्स स्क्वायर ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर नीचे भी है, अगर ये नहीं हटा तो यानी आपकी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होती है, ठीक है। तो ये हटना चाहिए। अब ये पूरा v1 यहाँ पे v बचा, और यहाँ पे अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो ये 1 + v² था, तो ये बच गया आपका। अब अभी थोड़ा बचा हुआ स्टेप, v यहाँ प्लस में हो रहा है ना, v को इस पूरे, ये पूरा v की टर्म में आ गया ना, तो इस v को इस v के पास, इन v के पास लेके जाओगे। तो जब आप लेके जाओगे तो ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो सारा v एक तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लेना 1 + v² और 1 का, तो ये आ जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा v, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ माइनस है, तो पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा v, और फिर v² v से मल्टीप्लाई होगा v³, और यहाँ माइनस है तो ये दोनों प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो v से v तो कट जाएगा। अब देखो -v³ / 1 + v²। अब हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनानी है यहाँ से। तो हमें दिख रहा है x/dx है और dv है, तो हम क्या करेंगे, ये जो v वाली टर्म आई है इसको तो dv के पास ले जाएंगे इधर, और क्योंकि dv ऊपर रहना चाहिए, dv को थोड़ा ना नीचे लेके आएंगे, वो तो ऊपर ही रहना चाहिए, तो ये वहाँ जाएगा। और यहाँ dx नीचे है तो इसको ऊपर लाने के लिए इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो dx को तो यहाँ ले आए, तो ये dx/x तो अलग हो गए वेरिएबल, और v वाले वेरिएबल ये पूरे dv के पास चले जाएंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ माइनस है तो इसका माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये पूरा आपका बचेगा ये। अब ऊपर 2 टर्म है और नीचे सिंगल टर्म है, तो ये सिंगल टर्म इसके अपॉन में भी आ जाएगी और इसके अपॉन में भी आ जाएगी, आ सकती है ना। अब इसके अपॉन में आएगी तो v² से v³ कटेगा तो 1/v बचेगा, और dx/x का इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या log x आ गया। अब
इसका अलग इंटीग्रेशन होगा और इसका अलग होगा। 1/v³ का मतलब तो v का क्यूब जब ऊपर आएगा, ये v को बेस, इस v बेस को मैं ऊपर लाऊंगी तो ये पावर कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो v नेगेटिव का जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो v -3 का तो एक पावर प्लस हो जाती है, जो पावर ऊपर आती है वही पावर कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो पहले तो इसको v को ऊपर लाओगे तो v -3 होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करना v -2 अपॉन -2, और बाहर वाला भी तो माइनस है वो भी लगेगा यहाँ पे। ऐसे ही 1/v का करोगे तो लॉग भी आ जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस लॉग भी आ जाएगा, एंड ये एज इट इज़। अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है तो c भी आएगा कांस्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो c निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखो आपका 1/2, और ये v पे -2 है तो ये v अगर प्लस पावर करना चाहते हो v को ऊपर से नीचे ले आएंगे तो 1/2v² माइनस लॉग v प्लस c इक्वल्स टू लॉग x हो जाएगा। अब v को रिप्लेस कर दो जहाँ जहाँ v है, क्योंकि हमें v में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो y और x में चाहिए, तो v यहाँ से क्या आ जाएगा y/x। अगर y v x पुट किया था हमने तो v की जगह क्या लिख देंगे y/x, है ना। v क्या है y/x, तो जहाँ जहाँ लास्ट में v आया है उसमें हम अगर ये v को y/x करें तो y तो नीचे आ जाएगा, और अपॉन में जो x है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। v की जगह y/x प्लस c, x को तो एज इट इज़ लिख दो। अब ये बन गया x/y का होल स्क्वायर, है ना, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी, प्लस माइनस का लॉग y/x। देखो लॉग यहाँ भी और लॉग यहाँ भी है, तो इधर इस लॉग को उधर ले जाओ ताकि लॉग की प्रॉपर्टी बन जाए, लॉग a प्लस लॉग b। लॉग a प्लस लॉग b क्या होती है प्रॉपर्टी, लॉग a प्लस लॉग b की, लॉग एक बार लिख देते हैं, और ये जो a और b में बीच में प्लस का साइन है ना, तो इनको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो लॉग को यहाँ लेके जाओगे तो लॉग तो एक बार लिख दोगे, और ये वाला इसके साथ इनटू में आ जाएगा, तो x से x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लॉग y बचेगा, और यहाँ पे ये तो है ही। अब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो ये वैल्यू लगा देनी है x0 और y1। तो जहाँ x आया वहाँ 0 और y की जगह 1, यहाँ y की जगह 1, है ना। अब log 1 तो पता है 0 होता है, और ये तो 0 बन गया, 0/1, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। तो c कितना आ गया log 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि log 1 की 0 वैल्यू होती है। अब c की वैल्यू 0 आ गई, तो आप ये जो मेन यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनी थी ना, यहाँ पे इसमें जहाँ c आया है, यहाँ c आया ना, ये 0 आ गया, तो इसकी जगह तो आपने 0 रख दिया, या फिर इसको तो आप क्या करो यहीं रहने दो, इसको वहाँ ले जाओ, ठीक है। तो c की जगह तो 0 आ गया, चाहे c को ही वहाँ ले जाओ, प्लस c है तो यहाँ आके माइनस c हो जाएगा, तो 0 बन गया, और ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एज इट इज़, और ये यहाँ आएगा तो माइनस लॉग y, और c की वैल्यू क्या है 0, तो 0 को तो चाहे यहाँ भी ले जाओ तो 0। समझ आया। तो ये c की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो जो भी आपकी फाइनल इक्वेशन आई थी उसमें x और y पुट करने थे, उससे c आएगा, और c को फिर से इक्वेशन में पुट कर, c की वैल्यू रख दो बट इनको मत पुट, अब y और x को एज इट इज़ लिखना होता है। तो इस तरीके से ये आंसर था इसका फाइनल। तो किस किस का ये आंसर है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही चॉइस वाला था ये क्वेश्चन, लेकिन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से था, तो इसको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो इसमें भी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं आया था, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को करेक्ट फॉर्म में बनाना होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको अगर ये वाली फॉर्म बनानी है तो dy/dx सिंगल होना चाहिए यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा आया हुआ है ना dy/dx के साथ, तो इसको यहाँ से हटाना है क्योंकि इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो ये हटाने के लिए हमने सब पूरे लेफ्ट और राइट को इससे डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ से ये हट जाए, यहाँ से हटाना है हमको dy/dx के साथ से। तो जब डिवाइड करोगे सब इस 1+x को सबसे, तो ये मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना 1+x से इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हो आप, है ना। तो सिर्फ dy/dx बचेगा। जब यहाँ डिवाइड करोगे तो थोड़ा ना कटेगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ भी इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये ऑलरेडी एक था तो एक और डिवाइड पे आ गया, तो कितना हो गया पावर 2 हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड किया सबसे, तो यहाँ से तो कट गया, यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ देखो नीचे ये डिवाइड हो रहा है ना 1+x², यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ से कट रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे सेम आ गया ना 2 बार, तो यहाँ 2 पावर लग गई। अब इससे कंपेयर कर लो, इसकी जो फॉर्म होती है dy/dx प्लस py = q से। तो यहाँ पे देखो y को सेपरेट कर लो अगर हम, तो ये जो एक्स्ट्रा आया है 2x अपॉन ये पूरा p हो जाएगा, है ना, और ये जो आया ये q हो जाता है। तो यानी कि p हमारा ये है और q हमारा ये है।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप में ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। पी कितना आया है हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानना, तो इससे जो अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x dx dt के बराबर आ जाएगा, और 2x dx की जगह dt और इसकी जगह t रखेंगे तो dt बाई टी लॉग टी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था वैसे तो ई और लॉग जब भी एक साथ होते हैं तो कट जाते हैं, और टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई लॉग कट गया तो सिर्फ ये बचा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। किस किस का ये आया कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे y, तो एज इट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया ना, अभी ये आया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्यू कितना आया है हमारा, क्यू हमने निकाला था तो ये आया था, तो क्यू को हमने यहाँ रख दिया, ये पूरा क्यू है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया है। इसमें देखो ये ऊपर नीचे इंटू हो रहे हैं तो कट जाएंगे, तो ये एक बार है यहाँ पे, यहाँ 2 बार है, तो एक बार कटेगा और एक बार बचेगा नीचे। तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, ये साथ में c हो जाएगा, एंड ये एज इट इज़। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो y और x को पुट करना है। y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 दी है और x की वैल्यू 1 दी है, तो y की जगह 0 रख देंगे, x की जगह 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1। अब यहाँ से c निकाल देंगे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो सबको पता होनी चाहिए, 1 को पहले tan पाई बाई 4 पुट कर दो और फिर 10 से 10 कट गया पाई बाई 4 होती है, प्लस c, एंड ये देखो 1 प्लस 1 होता है, बट ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 बन जाएगा, तो c की वैल्यू ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगी। और फिर जब c की वैल्यू आ जाए तो लास्ट में हम कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे फाइन हमारा इक्वेशन आया होता है ये, इसमें रख देंगे c की वैल्यू, और बाकी x और y तो एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमारा ये जो भी इक्वेशन आ जाता है, जनरल सोल्यूशन होता तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं यहाँ पे, और पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो हमें एक्स और वाई पुट करने पड़ते हैं, सी निकालना पड़ता है, और फिर हमें सी की वैल्यू जो आती है उसमें वापस रखनी होती है जनरल सोल्यूशन में, और इनको एज इट इज़ लिखना होता है। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ये प्रॉबिलिटी में से थे दोनों क्वेश्चंस, तो ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ चेंज है। तो एक बैग में 2 वाइट और 3 रेड बॉल है, दूसरे बैग में 4 वाइट 5 रेड बॉल्स है। आपने एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की थी, और प्रॉबिलिटी निकालनी है कि ये बैग बी से निकाली गई होगी। तो देखो सबसे पहले तो E1 E2 इवेंट है, मान लो फर्स्ट और सेकेंड बैग की, और ए इवेंट है रेड बॉल निकालने की। तो पहले इवेंट E1 और E2 हुई होगी, उसके बाद ही तो ए इवेंट हुई होगी, क्योंकि पहले बैग में बॉल्स होंगी, E1 बैग में और E2 बैग में कितनी 2 वाइट और 3 रेड, और सेकंड में 4 वाइट और 5 रेड, तो पहले ये हुई होगी, तो दोनों के तो इक्वल चांसेस होंगे, या तो इस बैग का होगा या ये बैग होगा, तो हाफ हाफ, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो गई। फिर इसके बाद कौन सी प्रोबेबिलिटी हुई होगी, ए की रेड निकाली हमने इन बैग में से, और फिर इसके बाद क्या हुई होगी कि रेड निकाली पहले बैग से, रेड निकाली नहीं पहले बैग से रेड निकाली, या फिर हुई होगी दूसरे बैग से रेड निकाली, है ना, यही तो हुई होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे A/E1 और इसको बोलेंगे A/E2। तो सोचो पहले बैग से रेड निकाली, तो पहले बैग में रेड थी कितनी 3 थी, और टोटल कितनी थी 5 थी, है ना, तो यानी ये 3/5 आएगी। और ये वाली अगर देखें तो दूसरे बैग से रेड निकाली, तो दूसरे बैग में रेड कितनी थी 5 और टोटल कितनी थी 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/9 हो जाएगी, है ना। उसके बाद आपको निकालनी क्या है, निकालनी है प्रोबेबिलिटी जो रेड बॉल की निकालनी है वो बैग बी से हो, तो यानी कि रेड की हो चुकी है अब की बार, और निकालनी किसकी है कि वो बैग 2 से हो, तो यानी कि ये वाला जब केस बनता है तो हम इसे क्या कहते हैं, बेस थ्योरम कहते हैं ना। जब रेड की निकालनी, रेड की हो चुकी है, हमें पता है रेड आ चुकी है, बट वो बैग 2 से आई है, तो यानी पहले ए हो चुकी है और बाद में E2 निकालनी है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है E2 की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, E2 की प्रोबेबिलिटी और A/E2 की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 की निकालनी है ना, तो 2 वाला लेंगे ऊपर, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में पहले E1 के लिए लेंगे ये वाला, और ये E2 के लिए लेंगे। तो ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला तो सबको आता ही होगा। अब E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हाफ है, और इस E2 की हाफ है, और A/E2 की हमने निकाली थी 5/9 है, क्योंकि सेकंड बैग से बोला है ना, तो इसलिए हमने E2/A लिया। अगर फर्स्ट बैग से बोलते तो E1/A लेते, E1/A, तब यहाँ पे हम जहाँ जहाँ E2 आया है वहाँ E1 ले लेते, और बाकी नीचे तो सेम लेते। तो ये A/E2 आपका 5/9 आ गया, है ना, ये यहाँ से देख लेना। अब यहाँ वैल्यू रखते जाओ, E1 कितना है हाफ, E1 कितना है हाफ,
उसके बाद A/E1 कितना है 3/5, फिर प्लस E2 क्या है हाफ, रख दिया हाफ, और A/E2 कितना E2 है तो यहाँ भी A/E2 आएगा, सॉरी A/E2 कितना है आपका 5/9। उसके बाद इसे सॉल्व कर लो। हाँ पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कट तो रहा नहीं है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। सेम ऐसे ये भी पहले मल्टीप्लाई कर देना और फिर प्लस करने के लिए एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम इनका 90 आएगा, ये तो ऐसे टीस आ गया अपॉन में, ये एलसीएम आया 90, 10 9 जा तो इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो 27, इसमें 18 5 जा होता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, और ये वाला नंबर पहले लिखना है। अब ये वाला नंबर जो है डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 90 ऊपर चला जाएगा और इसका टोटल ये 52 नीचे आ जाएगा। कट रहा है जितना काट देंगे तो ये आंसर आना था। तो ये आंसर बताइए किस किस बच्चों का आया 25/52। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 20 ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, 2 persons आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सेलेक्टेड पर्सन हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो क्वेश्चन है पेपर में लेकिन मतलब एनसीईआरटी में, बट उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना था, सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही क्वेश्चन है। तो 50 लोगों के ग्रुप में से 20 जो है ट्रुथ बोलते हैं, बच्चे हुए 30 जो होंगे वो ट्रुथ नहीं बोलते होंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है कि जो स्पीक द ट्रुथ बोले हमेशा। तो यानी कि आपको टोटल लोग कितने दिए 50, उसमें से कौन ट्रुथ बोल रहा है 20 लोग, तो कितने लोग ट्रुथ नहीं बोलेंगे तो माइनस करके निकल जाएंगे 30। आपने x में जो लेना है वो स्पीक ट्रूथ वाला लेना है, क्योंकि इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रूथ वाले का बनाना है। तो x को हमने ट्रूथ बोलने की इवेंट ले ली। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो x या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 2 से ज़्यादा तो नहीं जा सकता, क्योंकि हमें कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, 2 ही लोग तो सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो या तो कोई भी ट्रूथ नहीं बोलेगा यानी 0, या 1 ट्रूथ बोलेगा या 2 ट्रूथ बोलेंगे 2 लोग, है ना। तो 2 तक ही जाएगा, ये 2 ही लोग तो सेलेक्ट करने हैं, तो या तो 0 ट्रूथ आएगा या 1 ट्रूथ आएगा या 2 लोग ट्रूथ आएंगे। तो जब 0 ट्रूथ आ रहा है तो इसका मतलब सारे के सारे कौन से वाले होंगे, x0 का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रूथ नहीं बोल रहा, है ना। तो यानी कि सारे क्या बोल रहे होंगे, सारे, इन्होंने बोला x0 का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रूथ वाला नहीं है, तो यानी कि ट्रूथ वाले तो 20 लोग थे ना, तो उसका मतलब तो उसमें से तो कोई ट्रूथ 0 है, तो यानी उसके अंदर तो कोई आ ही नहीं रहा 20C0। बट जो x0 का मतलब अगर बोल रहा है कि कोई ट्रूथ नहीं बोल रहा, तो यानी सारी प्रोबेबिलिटी किसके लिए, जो ट्रूथ नहीं बोल रहे हैं। तो ट्रूथ वाले कितने लोग हैं 30, और उसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं 2। तो जब सेलेक्ट करने हो तो सी कॉम्बिनेशन लगाते हैं 30C2, और टोटल कितने में से निकालने हैं, ये टोटल 50 लोग थे ना, 50 में से कितने बंदे चाहिए 2, तो ये टोटल आ गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, कॉम्बिनेशन तो आता ही होगा सबको करना। पहले तो फैक्टोरियल 30 लोगे ऊपर वाला, और फिर नीचे वाला 2 फैक्टोरियल लोगे, और क्या लेते हैं 30 - 2 28, 30 × 29 कहाँ पे रोक दोगे इसको 28 फैक्टोरियल में, ये नीचे भी 28 है क्योंकि ये कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो 30 × 29/2, सेम ऐसे ये होगा 50 × 49/2, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके। सेम ऐसी x1 का मतलब क्या है कि एक ही लोग ट्रूथ बोल रहे हैं, तो एक ट्रूथ बोल रहे, लेने तो 2 थे ना, तो 20 में से एक तो ट्रूथ बोल रहा है, ट्रूथ वाले 20 थे, 20 में से एक सेलेक्ट करना है ट्रूथ वाला, और यानी बचा हुआ जो दूसरा होगा वो किस में से आएगा, नॉन ट्रूथ वाले में से। यानी ये जो 2 बनने थे, एक तो ट्रूथ वाले में से आ गया क्योंकि x1 लिया है हमने, और दूसरा किससे आएगा, जो नॉन ट्रूथ बोल रहा है यानी ट्रूथ नहीं बोल रहा। तो ट्रूथ ना बोलने वाले कितने, 30 में से एक आएगा, है ना, और टोटल तो ये है ही। अब इसको भी कर लो, 30C1, जब भी NC1 होता है तो n ही आता है आंसर, NC1 होता है तो n आंसर आता है कॉम्बिनेशन का, तो 30 ही आ जाएगा। ऐसे ये भी 20 आ जाएगा क्योंकि ये भी NC1 है, और 50C2 तो मैंने सिखा दिया था। अब यहाँ पे 0 से 0 काट दो, 32 × 60, एंड ये 2 भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 120/245। सेम ऐसी अगर x2 ले हम, तो x2 का मतलब दोनों जो लोग हमने चूज़ किए हैं, सेलेक्ट किए, वो दोनों ही ट्रूथ वाले हैं, क्योंकि x हमने ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी मानी है ना। तो 20 में से दोनों के क्या आंसर आ जाएंगे ट्रूथ वाले, क्योंकि ट्रूथ वाले 20 है ना, यानी कि मान के चलो कि नॉन ट्रूथ वाले जो है वो 0 है, क्योंकि 2 सेलेक्ट करने, तो नॉन ट्रूथ में से कितने आएंगे, 0 आएंगे, तो ये तो 1 बन जाएगा। जब भी NC0 हो, NC0 तो उसका आंसर क्या होता है 1, तो इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20C2 20 × 19/2 भी आएगा, बट वो कट जाएगा क्योंकि इसके अपॉन में भी जो 2 आएगा वो कट जाता है, जैसे इसमें काटा था, है ना।
तो 2 0 से 0 कट गया, 92 से 38 अपॉन 245। अब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, पहले 0 1 2 तो x की जगह लिख लेना है, और 0 पे प्रॉबिलिटी कितनी आई थी 87/245, 1 पे कितनी आई थी 120/445, और 2 पे कितनी आई थी 38/245। अब आपको अगर आपका आंसर चेक करना है कि ठीक आया कि नहीं आंसर, तो आप क्या करना है, सारी जो प्रॉबिलिटीज़ आई है ना इनका टोटल करके देख लेना कितना आना चाहिए, टोटल प्रॉबिलिटीज़ का टोटल 1 आना चाहिए, तो यानी आपका आंसर आपने ठीक प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ऐसे आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। तो किस किस का ये आंसर आया है कमेंट करके बताइएगा, प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंटीग्रेशन में से है। तो इंटीग्रेशन तो बच्चों को हार्ड लगता ही है, बट करना तो पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन √3 - 3 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का करना था। तो यहाँ पे जब भी आपको दिखे कॉस है और नीचे साइन है, तो आप पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ साइन है, इस कॉस को भी साइन में बदलने के लिए 1 - साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, ताकि पूरी इक्वेशन ही हमारी साइन में आ जाए अंदर। अब देखो कॉस की जगह तो हमने 1 - साइन स्क्वायर लिखा, बाहर क्या है माइनस, और अंदर के साइन चेंज हो गई, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, और इसको अरेंज कर लो, साइन स्क्वायर पहले आ जाएगा और 3 साइन थीटा, और ये नंबर +2 यहाँ आ जाएगा। तो हमने ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में से अरेंज कर लिया। अब हम साइन को अगर 3 मान ले साइन थीटा को, है ना, तो कॉस थीटा डी थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा डी टी के बराबर आ जाएगा, यानी ऊपर वाला इसको टी मानने से ये वाला डी टी बन जाएगा, डी टी, और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ टी रख दो, टी स्क्वायर माइनस 3t + 2। अब ये तो आपको इंटीग्रेशन करनी आती होगी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाली इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ पे जब भी रूट के अंदर ये क्वाड्रेटिक बन जाए तो आपको इसे कंप्लीट स्क्वायर करना होता है। कंप्लीट स्क्वायर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो ये मैं मान के चल रही हूँ आपको आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये आंटी बन गई इसका x का स्क्वायर dx अपॉन x² माइनस ये 1/4 है तो 1/2 का स्क्वायर, तो a², ये वाली आंटी बन गई, और रूट में है ये ध्यान रखना। तो ये कर लेना। उसके बाद आपका ये आंटी ये होती है 1, जब भी dx अपॉन √x² माइनस a² आता है तो लॉग बाहर x, लॉग के अंदर x आएगा, ये जो x जो भी यहाँ होगा, और प्लस में बनी है आंटी, माइनस में बनी है, माइनस में, हाँ ये आंटी ठीक है। 1/√x² माइनस a² आपका होता है लॉग, अंदर x होगा, ये जो भी x यहाँ होगा स्क्वायर के अंदर, और प्लस ये एज इट इज, जब प्लस होगा तो ये जो ये होगा ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये आंटी आपको याद रखनी होती है जब भी ये वाला फॉर्म आता है। तो ये यही वाला फॉर्म बन रहा है ना क्वेश्चन में, dt अपॉन x² माइनस a² है ना, dt को थोड़ी देर dx मान लो, अपॉन में ये पूरा वेरिएबल x² आ रहा है और ये a² आ रहा है, तो हमने ये आंटी लगा देनी है। x की जगह क्या रख देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर था, ब्रैकेट में x क्या है, यहाँ भी ये x पूरा x है ना अंदर, और ये a है, ये तो x प्लस फिर ये जो हमारा था, जिस ये चीज़ पूरी किससे आई है, किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आई, इसी का तो करके आई है। तो इस पूरे की जगह हम ये पूरा x² माइनस a² है, इस पूरी जगह ये नहीं लिख सकते। तो यानी कि हमें ये वापस यही लाना होता है ना, यहाँ पे x तो लाना है, साथ में ये भी लाना है पूरा, तो हमने x तो ले आए प्लस पूरा जिससे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आया था ये लिख देंगे। अब t आपने रिप्लेस किससे किया, साइन से किया था ना, t को क्या माना था आपने, साइन माना था। तो क्वेश्चन तो t की फॉर्म में थोड़ा ना लिखेंगे, वो तो t को रिप्लेस करना पड़ेगा साइन में, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ साइन थीटा लिख देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो किस किस का ये आंसर है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में से है। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग तो सबको करनी आती ही होगी, कुछ नहीं करना होता, ग्राफ बनाने होते पहले। ये जितने भी कंस्टेंट्स है, 2 कंस्टेंट 4 दिए वैसे तो इनका तो कोई खास काम नहीं होता, ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट को दिखाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। इन दोनों के आपको पॉइंट्स निकालने हैं कंस्टेंट्स के, ये 2 मेन कंस्टेंट्स है, और उसके बाद कंस्टेंट के पॉइंट्स निकाल के ये ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने तक तो आपको सबको आता ही होगा। तो देखो पहले कंस्टेंट का हमने x की जगह 0 रखा, तो ये 0 बन गया, तो 4y 8 तो 2 आ जाएगा। फिर एक बार y की जगह 0 रखा तो 3x 8 तो 8y 3 आ जाएगा। सेम ऐसे इसमें भी किया, x की जगह एक बार 0 रखा तो 2y 11 आ जाएगा, तो 11/2। फिर y को 0 रखा तो 5x 11 आएगा, तो 11/5 आ जाएगा x। तो ऐसे करके हम ये कंस्टेंट्स के क्या बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, इस ग्राफ में प्लॉट करोगे। प्लॉट करना तो सबको आता ही होगा, 0 2 है तो
y का 2 है तो y के 2 पे प्लॉट होगा। x का 8/3 है तो x का 8/3 सोचो, 2 और 3 के बीच में कहीं पे 8/3 आएगा, है ना। तो ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लेना। सेम ऐसे इसका भी 0 और 11/2, y का 11/2 तो y के 11/2 पे आएगा 5 और 6 के बीच में। फिर x का 11/5 है तो x के 11/5 में आएगा 2 के बाद, है ना। अब जब ये ग्राफ बना लोगे तो अब आपको इसको चेक करना है कि ये इसके हाफ प्लेन के अवे जा रहा है कि उससे के टूवर्ड्स जाएगा कि उससे अवे जाएगा। तो उसमें हम ना ओरिजिन को एक पॉइंट ले लेंगे। ओरिजिन में एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0। तो ये जो कंस्टेंट्स है इसमें हम चेकिंग करेंगे कि ये अवे फ्रॉम हाफ प्लेन है कि उसके टूवर्ड्स है। तो यहाँ पे जब मैं एक्स वाई की जगह एक्स को 0 और वाई को 0 रखूँगी तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो ये 0 0 0 और ये 0 क्या ग्रेटर देन 8 होता है? 0 क्या ग्रेटर देन 8 होता है? नहीं, 0 थोड़ा ना होता है 8 से बड़ा। तो ये फॉल्स आ रहा है, यानी कि ये प्लेन से जब फॉल्स आए ना तो ये अवे फ्रॉम हाफ प्लेन आएगा। तो जो भी इस ग्राफ का लाइन आई है, ये वाली लाइन आई ना इस ग्राफ की, ये वाली, तो इस वाली लाइन से अवे चला जाएगा ग्राफ, क्योंकि ओरिजिन पे हमने चेक किया तो उससे तो फॉल्स आ रहा है। अगर फॉल्स नहीं आ रहा होता, यानी ये ट्रू आ रहा होता अगर, तो ये वाले ग्राफ ओरिजिन की तरफ चला जाता, ऐसे शेडिंग हो जाती। बट अभी अवे जाएगा क्योंकि फॉल्स आया है। सेम ऐसी दूसरे के लिए भी चेक करो ओरिजिन वाला पॉइंट। तो 5x + 2y में रखा तो ये भी 0 बन जाएगा, x की जगह 0 रखोगे तो, और ये भी 0 बन जाएगा। तो 0 क्या 11 से बड़ा होता है? ये भी गलत है, तो ये भी फॉल्स आ रहा है, यानी ये वाला ग्राफ भी अवे फ्रॉम प्लेन जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये भी अवे फ्रॉम प्लेन जाएगा। अब कॉमन शेडेड इसमें ये वाला, ये जितना मैंने शेड डार्क किया हुआ ये कॉमन शेडिंग आ जाएगा। तो ये तो सबको करना आता ही होगा। इसके बाद जब आप ऐसा कर दोगे तो आपको ना 3 कॉर्नर पॉइंट दिखेंगे। ये ग्राफ मैंने कहीं एक जगह और बना रखा है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना क्योंकि पॉइंट ना बहुत फ्रैक्शंस में आ रहे। तो पहले 0 2 वाला पॉइंट तो पूरा दिख रहा था हमको, और दूसरा जो 8/3 वाला पॉइंट था वो आपका समझ जाओ वो होता है 2.6। तो वो 2 और 3 के बीच से थोड़ा आगे जा रहा होगा, तो 8/3 दिखा दिया। दूसरा पॉइंट आपका 0 और 11/2 आ रहा था, तो उस 5 और 6 के बीच में आएगा, है ना, वाई के। और इसी लाइन पे एक पॉइंट आ रहा था आपका 11/5, यानी वो 2.2 समथिंग होगा। तो 2 से जस्ट थोड़ा सा आगे होगा, तो 11/5 यहाँ शो कर देना ताकि ये दिखे आपको कहाँ कहाँ काट रहे। ये आपका 2 और 8/3 से काटते हुए जा रहा है, और ये वाला आपका 11/5 से 11/5 पे, 11/2 से 11/5 पे, है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो मोटी लाइन बनी हुई है ये कॉमन रीजन है, लेकिन ये अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। कॉमन रीजन कैसा आ रहा है? अनबाउंडेड आ रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट आपको मिल गए। एक तो ये ए मिल गया 2.5 वाला। देखो जब ग्राफ में बनाओगे ना तो आपको दिखने लगेगा ये इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, यानी ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे ये दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया हुआ। ये इंटरसेक्ट एक्स पे 2 पे आया है और वाई पे आपका 0 और 1 के बीच में आया, यानी 0.5 वहाँ। तो ये ए पॉइंट तो 2.5 मिला है, बना के देखना इसको। बी पॉइंट आपको दिख रहा है ये आया है, और सी पॉइंट आपका ये आया है 8/3 वाला, है ना। तो आपके पास 3 कंस्टेंट्स आए हैं, 2.5, 0 और 11/2, 8/3, 0। किस किस के कंस्टेंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स आए, ये बताना मुझे। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स का आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें गिवन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन है? z = 3x + 8y। इसमें ये जो कॉर्नर पॉइंट आए होते हैं इनको रखना होता है। तो जहाँ जहाँ पहला कॉर्नर पॉइंट रखो x और y की जगह, तो जहाँ x है वहाँ 2 रख दो ये वाला, और ये हाफ रख दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 आ गया। सेम ऐसे ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी जहाँ x है और जहाँ y है 0 और 11/2 पुट कर देंगे तो ये 44 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट भी z इसमें रख देंगे x और y की जगह, तो ये आपका 8 आ जाएगा। आपको मिनिमम बोला है क्वेश्चन में, है ना, मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमम के लिए मिनिमम इन तीनों में से कौन सा आया? 8 आया है। बट क्योंकि ये कैसा रीज़न आया आपका? अनबाउंडेड रीज़न आया है। तो जो मिनिमम आता है ना उसको हम चेक भी करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं? तो जो भी हमारा, हम बोलेंगे फिजिबल रीज़न हैज़ नो कॉमन पॉइंट, सॉरी हमारा फिजिबल ये जो आपका शेडेड रीजन है वो कैसा है? अनबाउंडेड है। ये पहले लिखना है आपको, शेडेड रीजन अनबाउंडेड। सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड वी फाइंड द रीजन जहाँ पे ये जो मैक्सिमाइज वाला है ये 3x + 8y, वो ये जो मिनिमम पॉइंट आया है उससे लेस हो। तो जब भी अनबाउंडेड रीजन आता है, अगर ये बाउंडेड रीजन होता तब तो कुछ नहीं था, ये मिनिमम था, या जो भी मैक्सिमम पूछा था आपसे वो मैक्सिमम ही होगा, वो मिनिमम होगा। बट जब भी अनबाउंडेड रीजन आए
तो वहाँ पे आपको ये मिनिमम को चेक भी करना होता है। तो उसको 8 को हम कहाँ रखते हैं, ये जो मैक्सिमाइज वाला फंक्शन होता है इस मैक्सिमाइज को लेस देन 8 के इक्वल रखते हैं। इससे भी हम एक और ग्राफ बनाएंगे 3x + 8y का। तो यहाँ पे x की एक बार 0 रख दो तो 8y 8 आएगा यानी y 1 आ जाएगा। फिर y की जगह 0 रखो तो 3x 8 आएगा यानी 8/3 0 आ जाएगा। अब इसको भी प्लॉट कर देना ग्राफ पे 0 1 y के 1 पे लगेगा पॉइंट और x के 8/3 पे, यहाँ पे कहीं पे 8/3 भी आएगा। देखो y का 1 आएगा और x का 8/3 यानी अभी जो इसमें 8/3 आया था इस वाली लाइन में वो यहाँ भी आ रहा होगा। तो ये वाला जो z वाला ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये दिख रहा है, ये मैंने डॉट डॉट लगाया है ये। अब क्या ये जो ये लाइन गई है, क्या ये इसको इस वाले बाउंड्री रीजन को कहीं पे काट के गई है? काट के थोड़ी ना गई है, इससे नीचे नीचे तो गई है, इस पॉइंट से होते हुए गई है। तो हम बोलेंगे फिजिबल रीजन हैज़ नो कॉमन पॉइंट। ये वाली लाइन का इस फिजिबल रीजन से कोई कॉमन पॉइंट थोड़ी ना आ रहा है, इसके अंदर कोई पॉइंट थोड़ा ना आ रहा है। अगर इसके अंदर आ रहा होता तो वो मिनिमम पॉइंट नहीं होता जो हमारा निकला है। ये तो बस इसको टच करके जा रहा है ना, इसके इस पॉइंट पे। तो यानी कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए मिनिमम वैल्यू आपकी 8 ही होगी, जो किस पे मिली है आपको 8/3 0 पे। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो ऐसे करके इसका आंसर आना था। बताइएगा कि आपका ये ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं सेक्शन सी का, फिर सेक्शन डी और ई हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो 31 क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटीग्रेशन में से था आपका। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन, जब भी x² ऊपर भी हो और नीचे भी हो तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए x² को t मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x² है वहाँ पे हमने t पुट कर दिया, इस पर भी यहाँ 2t + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ t रखेंगे, यहाँ t + 4 हो जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है जब भी नीचे ऐसे फैक्टर होते हैं t + 4, तो आप इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं ना। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये जब नीचे ये दो फैक्टर मिलते हैं तो हम एक बार एक फैक्टर तो a के साथ a/t लिख देते हैं और दूसरा फैक्टर b के साथ लिख देते हैं b/t + 4। अब आप क्या करोगे, ये t और t + 4 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, और फिर ये t + 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये t यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी अलग अलग हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो जब आप इसे कंपेयर करोगे तो नीचे वाला तो इक्वल आ ही रहा है, अब ऊपर वाला भी इक्वल करना पड़ेगा जिससे हमारे a और b निकले। तो हम क्या करेंगे, पहले a को अंदर ले जाएंगे, 8t + 4a ऐसे bt, और ये एज इट इज़ इसके इक्वल कर देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ही कट गया है ना। तो ये आपका ऊपर वाला इसके इक्वल आ रहा है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो t का वेरिएबल तो 2 है और कांस्टेंट है। तो यहाँ पे t वाले कौन कौन से, ये और ये। तो यहाँ से t अगर आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, a + b, है ना। t वाले तो दोनों टर्म है, इनमें से t बाहर ले लो तो अंदर a + b बचेगा, और एक्स्ट्रा बिना t वाला कौन सा है, 4a। अब अगर आपको a और b निकालने हैं तो आप क्या करो, t वाले वेरिएबल को t वाले से कंपेयर करो और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करो। तो देखो t का वेरिएबल यहाँ पे a + b और यहाँ पे t का वेरिएबल क्या है 2, तो a + b 2 के इक्वल रख दो कंपेयर करके। एंड 4 एक कांस्टेंट पूरा है तो वो 1 के इक्वल रख दो। यहाँ से a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, और फिर a की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये a की वैल्यू 1/4 यहाँ के माइनस और एलसीएम लेके 7/4 आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह 1/4 पुट करोगे एंड b की जगह 7/4 पुट करोगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये 1/4, t तो नीचे था ना इनके, t कहाँ था, नीचे। तो a की जगह तो यहाँ 1/4 और t को नीचे इनके साथ लिखेंगे, है ना। एंड साथ में 7/4, ये t + 4 भी नीचे ही था। और ये किसके बराबर आया था, ये पूरा किसके बराबर था, इसके बराबर था ना, तो इसके बराबर कर दिया हमने। उसके बाद अब ना अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, पूरे पे इंटीग्रेशन लगाती हूँ, तो क्वेश्चन में क्या होगा कि ना ये तो 1/4 log t बन जाएगा, ये 7/4 log t + 4 बन जाएगा, ठीक है। और फिर log x² बन जाएगा, log x² + 4 बन जाएगा। t को अगर हम x² से रिप्लेस कर दें तो वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब भी हम x² वाला क्वेश्चन होगा ना और ऊपर भी x² होगा और नीचे भी x² होगा, तो जस्ट हम पहले ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए x² को t रखते हैं हम। लेकिन जैसे ही हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाता है, a और b आ जाता है, तो हम ना इंटीग्रेशन करने से पहले ही हम t को रिप्लेस कर देंगे x² से। पहले इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले हम t को x² से रिप्लेस करेंगे
एंड देन दूसरे स्टेप में हम फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जहाँ जहाँ टी था हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, ए और बी निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को टी माना, और फिर क्या करा अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट मत करना, टी को पहले एक्स स्क्वायर में चेंज कर लेना और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन कर देना। तो इससे होगा क्या, 1/4 एक्स स्क्वायर का तो हमारा लॉग टी थोड़ी ना बनेगा, यहाँ टी का लॉग टी बनता है, बट एक्स स्क्वायर का अब लॉग एक्स थोड़ा ना बनेगा। एक्स स्क्वायर तो सिंपली हो जाएगा सॉल्व, इंटीग्रेशन में कैसे होगा, पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और फिर ये -2 में एक पावर क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन करते हैं तो पहले तो एक्स स्क्वायर नीचे जो है उसका एक्स का ऊपर आएगा -2, क्योंकि एक्स बेस को मैं ऊपर ले गई तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और फिर इंटीग्रेशन का रूल लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन का रूल लगाओगे अगर आप, तो ऊपर एक पावर प्लस, जो पावर ऊपर आती है वो ये नीचे आ जाती है, तो सबको पता होगा। तो ये ऊपर पावर और इसका सॉल्व करो -1 तो ये नीचे आ जाएगी। अब ये माइनस को चाहे तो आप यहाँ भेज दो, और एक्स पे एक पावर -1 आ गई, तो जब भी पावर माइनस होती तो ये बेस उल्टा हो जाएगा, यानी x/1 की जगह 1/x हो जाएगा। तो पावर 1 लिखो या मत लिखो, प्लस में हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 7/4। अब ये तो आपका देखो, अगर ऐसे करते तो आपका log t+4 आ जाता, जबकि यहाँ पे 1/x² + 4, 7/4 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। 1/x² + 4 में क्या कर सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी 1/x² + a² का इंटीग्रेशन, है ना, ये वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/x² + a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan−1x/a, और साथ में क्या आता है 1/a, तो ये इंटीग्रेशन इसका होता है। तो इसका भी यही हो जाएगा पहले तो 7/4 बाहर कांस्टेंट, और फिर इसका ये क्या है, इंटीग्रेशन जब इस पे लगेगा, जब इस पे इंटीग्रेशन लगेगा तो ये 1/a, a क्या 4 है तो 2 का स्क्वायर, यानी a तो 2 होगा, 1/2 tan−1x/a, a क्या है 2, x तो x ही है और a क्या है 2। अब ये 7/8 हो जाएगा, tan−1x/2 + c। तो आपको पता चला क्यों हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे लगाते तो log t आ जाता, यहाँ भी, जबकि यहाँ पे हम जब x² पुट कर रहे हैं तो log नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। तो इसलिए हमें जब भी ऊपर भी x² और नीचे भी x² हो तो हम पहले t से सॉल्व कर लेते हैं और भी, फिर बाद में ना t को हटा देते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये फाइनल आंसर आपका ये आएगा इसका। तो किस किस बच्चे का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा मुझे, जितने आंसर आपके ठीक आ रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और सारे कंसेप्ट तो मैंने समझा ही दिए, जो नए बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी CBSE बोर्ड की या फिर अपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स की, तो उन्हें भी ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन D और E के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, तो उनके आंसर्स भी आप मैच कर लेना या सीख लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके अपने बताइए कि कैसी लगी वीडियो और कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन D और कंप्लीट कर लेंगे, D और E।